सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। उसका नाम है राम जानकी मार्ग। जब ये मार्ग बन जाएगा तो सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी मात्र 5 से 6 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। और अब तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी शुभारंभ हो चुका है। अब तो कोई संदेह न इधर होना चाहिए न उधर होना चाहिए। और इसलिए आप सबको मैं अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बधाई और शुभकामना देने के लिए मां जानकी के इस मायके में आप सबका अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। हम सब जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का ये अंतिम चरण में यहां चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में कल चुनाव होना है और तीसरे अंतिम चरण में 7 नवंबर को हम सबको भी, आप सभी लोगों को बिहार के भाग्य के निर्माण के लिए अपनी भूमिका के साथ आगे आना है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की धरती से विशेष रूप से सीतामढ़ी क्षेत्र की जनता का आह्वान करने के लिए और अपील करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये बिहार विधानसभा का ये चुनाव वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हो रहा है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाना ये सामान्य बात नहीं है। और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के कारण जिस प्रकार के नतीजे देश के सामने, दुनिया के सामने देश ने दिए हैं, पूरी दुनिया उस पर पूरी तरह से आश्चर्य और कौतूहल भरी नजरों से देख रही है। भाइयों बहनों, समय से लिए गए निर्णय और गरीबों के लिए लॉकडाउन के दौरान होने वाली समस्या के समाधान के लिए देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा देश आज इस बात के लिए आभारी है कि उन्होंने कोरोना से भी देश को बचाया है और साथ साथ उस दौरान लोगों के संकट में खड़े होकर के लोगों को बचाने का काम भी किया है। यानी हर प्रकार से देश को सुरक्षित करने, नौजवानों के हाथों पर फिर से रोजगार और काम उपलब्ध कराने के लिए जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, वह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक है कि बीमारी अभी समाप्त नहीं हुई। भाइयों बहनों, बीमारी के बारे में, आग के बारे में और पानी के बारे में एक जैसी कहावत चरितार्थ होती है। कहते हैं बाढ़ आई हो तो बाढ़ के पानी में बिना देखे नहीं घुसा जाता है। कहीं आग लगी हो तो आग बुझाने का काम पहले किया जाता, आग के अंदर घुसा नहीं जाता है। और ऐसे ही बीमारी के बारे में भी है। बीमारी अगर समाप्त नहीं हुई है तो सावधानी ही, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं। एक, 2 गज की दूरी और दूसरा, मास्क है जरूरी। आप सभी मास्क लगाएंगे? सभी लोग मास्क लगाइए। जो लोग मास्क नहीं लगाए वे लोग भी जरूर लगाएं। सचमुच में आपका अभिनंदन करूंगा आपके उत्साह के लिए, आपके उमंग के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भाव आप सब ने पैदा किया है,
इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, सरकारें कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। याद करिए, आज से 6 साल पहले इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी। इससे पहले 2014 के पहले देश के अंदर जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर राजनीति होती थी। मोदी जी ने इन सबको बदल करके देश के अंदर उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए कार्य करते हुए सबको एक ही नारा दिया, एक ही संकल्प सबके सामने लिया और एक ही अपील सबको दी, और वह उनका मंत्र था, सबका साथ, सबके विकास का। 3 करोड़ गरीबों को मकान दे देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 10 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था करवाना, 12 करोड़ गरीबों के लिए गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित कर देना, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना, 35 करोड़ गरीबों का बैंक में अकाउंट खोल करके जनधन अकाउंट उपलब्ध करा देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देना। और भाइयों बहनों, कोरोना में आपने देखा होगा 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी सबका साथ, सबके विकास का ये नारा प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आज बिहार के अंदर चुनाव में रोजगार को मुद्दा बना करके, रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके बिहार के नौजवानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, आखिर देश में भी और बिहार में भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला था, तब उन्होंने गरीबों को मकान नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, गैस के कनेक्शन नहीं दिए, विद्युत के कनेक्शन नहीं दिए, शौचालय नहीं बनाए, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दिया, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया, गरीबों को खाद्यान्न भी नहीं दिया। और ये तो बात की बात है, मूक जानवरों का चारा भी चट कर गए और आज रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में, नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये लोग करना चाहते हैं। ये लोग जाति के नाम पर बिहार को बांटे थे, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किए थे, और जब अवसर मिला तो बिहार के नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज से 15 वर्ष पहले बिहार के अंदर कांग्रेस और राजद की जो सरकारें थी, इनके कारण बिहार का होनहार, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान नौजवान के सामने अपना पहचान का संकट खड़ा हुआ था। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में 15 वर्षों के दौरान सुशासन और विकास का जो एक नया मॉडल खड़ा बिहार के अंदर हो रहा है, आज बिहार का नौजवान कहीं भी जाता अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी ऊर्जा के बल पर पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाता है। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए, बिहार आज एक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और उसको बनाए रखने के लिए हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बिहार ने जो यात्रा प्रारंभ की है नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, जिससे हर बिहारी के चेहरे पर खुशहाली लाया जा सके और राम जानकी मार्ग जैसे विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा करके रामायण सर्किट को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सके।
मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बता दें कि फ्रांस की घटना पर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया था। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में मुनव्वर राणा पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में सामाजिक दुश्मनी फैलाने, शांति भंग करने के साथ ही आईटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुनव्वर राणा बेहद गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस ऑफिसर पर जमकर गुस्सा उतारा। एक मामूली दरोगा जो हाई स्कूल नकल करके पास किया होगा और रिश्वत दे करके दरोगा हो गया होगा, वो बेवकूफ मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा। उसको शब्दावली का प्रयोग नहीं मालूम होगा। 50 साल तक मैंने शब्दों के जूते साफ किए हैं। कहाँ किस शब्द को प्रयोग करना है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपको सुनाते हैं कि मुनव्वर राणा ने फ्रांस को लेकर आखिर क्या बयान दिया था। अगर कोई सीता जी को खराब अब उसमें दिखा दे अवस्था में, भगवान राम का कोई कार्टून दिखा दिया जाए, रावण का ऐसा कोई कार्टून दिखा दिया जाए, तो हम तो आला-ऐलान हम ये कहेंगे कि इस आदमी को मार देना चाहिए। जो नफरत फैलाता है, जो नफरत फैलाने की कोशिश करता है, उसको मार देना चाहिए। अगर तो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए मुनव्वर राणा। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लखनऊ चलते हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या जानकारी है? क्या माना जाए कि अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, बहुत जल्द गिरफ्तार भी हो सकते हैं मुनव्वर राणा? देखिए, बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है उसमें धार्मिक उन्माद, सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की धाराओं का जिक्र किया गया और इन्होंने जिस तरह फ्रांस में जो घटना हुई थी उसको जायज ठहराया था, उसको लेकर हजरतगंज थाने के ही जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको लेकर मुनव्वर राणा जरूर नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कलम के सिपाही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से रुख साफ है कि कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाएगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने मथुरा में देखिए जहां नमाज पढ़ी गई थी, उन चारों लोगों के खिलाफ भी एफआईआर किया गया है, उनकी भी धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुनव्वर राणा के लिए मुश्किलें आशीष बढ़ सकती हैं और पुलिस निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ करेगी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अब कहीं न कहीं सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक समरसता में तोड़फोड़ करता है, सामाजिक समरसता को खंडित करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो चाहे मुनव्वर राणा हो या फिर कोई और हो। तो अब निश्चित तौर पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं और हजरतगंज थाने में धार्मिक उन्माद समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने खुद इनिशिएटिव लिया है और पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। आशीष, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बना के रखिए, अगर गिरफ्तारी होती तो एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुनव्वर राणा पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फ्रांस की घटना पर विवादित बयान दिया था और वहां की घटनाओं को जायज ठहराया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो गला काटना बिल्कुल सही है। इसको लेकर अब धार्मिक दुश्मनी फैलाने से लेकर तमाम ऐसी धाराएं जिसमें आईटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बढ़ते आगे तो मथुरा के एक मंदिर में आज वो हुआ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल बरसाना के एक मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी तो विवाद खड़ा हो गया। मंदिर परिसर को गंगा जल से धोया गया और 4 लोगों पर एफआईआर भी इस दौरान दर्ज हुई है। मंदिर में नमाज, मथुरा के बरसाना के मंदिर में नमाज। नंद बाबा मंदिर में पढ़ी गई नमाज। नमाज के बाद प्रशासन से हुई शिकायत। प्रशासन ने दर्ज की 4 लोगों पर एफआईआर। आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप। मंदिर के अंदर इस तरह की तस्वीरें इससे पहले शायद आपने नहीं देखी होंगी। मंदिर के अंदर नमाज, आप भी चौंक रहे होंगे कहीं ये तस्वीर फेक तो नहीं। तो जनाब, हम आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें फेक नहीं हैं, बल्कि ये बिल्कुल सच्ची तस्वीरें हैं। अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। तस्वीरें मथुरा के बरसाना के नंद भवन मंदिर की हैं, जहां ये 2 लोग परिक्रमा स्थल में नमाज पढ़ रहे हैं। इनके आसपास कुछ और लोग भी खड़े हैं।
अभी कुछ समय से कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुर्खियों में है। इस बीच इस तरह की तस्वीरें हैरान करती हैं। वहीं लोगों से जब मंदिर के पुजारी ने बात की तो ये लोग प्रेम और सौहार्द की बात करने लगे। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। ये हम देखिए सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये है मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, तो इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन हार। तो प्रेम है, यही धर्म है। बातचीत और बढ़ी तो प्रेम रस की बौछार होने लगी। दोहे के जरिए भी फैसल खान अपनी बातें करते हैं। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं। उद्धव और अस्खान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण। उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे। मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है। धर्म न दूसर सत्य समान। वह इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सेवायत की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इन लोगों पर आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। दिनांक 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर पूरे मामले में वृंदावन के विधायक और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पूरे मामले को साजिश बताया है। एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। लालबाग में ड्रैगन मॉल को गिराया गया है, साथ ही अल्जर कैफे को भी गिराया गया है। अगले 3 महीने तक अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी लखनऊ में अवैध कॉलोनियों समेत अवैध जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उनके खिलाफ कार्रवाई बड़ी शुरू हुई है। इससे पहले जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मुख्तार अंसारी एंड फैमिली के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करी थी। आज खुद वो फील्ड में उतरे हुए हैं, कई जगहों का उन्होंने दौरा किया है। अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार चल रही है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अतिक्रमण की क्या कार्रवाई है और आज जहाँ जहाँ आप गए हैं उसकी डिटेल्स क्या है? देखिए, स्पष्ट शासन की नीति है। अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर अगर हो या बिना नक्शा पास कराए हुए लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हों या अवैध नक्शे पास करा रखे हों, इलीगल तरीके से अपना रखे हों, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन लखनऊ और एलडीए के द्वारा संयुक्त अभियान ये 3 महीनों का है, जो आज 2 नवंबर से चालू हुआ। ये 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। और इस अभियान में गैर आबादी वाले जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं जो अतिक्रमण करके हैं सरकारी ज़मीनों पे या बिना नक्शे के हैं या जिनके लिए डिमोलिशन ऑर्डर्स पहले से एलडीए में पेंडिंग था, इन सबको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया और कहा कि सपा ने उपचुनाव में मुस्लिम वोटर्स को गुमराह करने की साजिश रची। एमएलसी चुनाव में एसपी को हर हाल में हराने की बात भी बसपा सुप्रीमो ने कही। इस दौरान मायावती ने बीजेपी से गठजोड़ करने से भी साफ इनकार किया। यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे, लेकिन सपा के दूसरे खड़े किए गए एमएलसी के प्रत्याशी को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। और इस पर बीएसपी अभी भी कायम है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पूरे देश में खासकर यहाँ बीजेपी जैसी संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दे सकती है।
तथा ना ही ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर कभी भी कोई चुनाव आदि लड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरे दिनांक 29 अक्टूबर को दिए गए बयानों को इसे षड्यंत्र के तहत काफ़ी गलत तरीके से प्रचारित करके वह उसकी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।